अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान में आला तालीम का हुसूल एक दिक्कत तरीन, मुश्किल तरीन मरहला है। बहुत सारे पेचीदा किस्म के मसाइल हैं जिसमें हम देखते हैं कि मुल्की तालीम निज़ाम को इंतहाई पेचीदगियों का सामना है। गो के हायर एजुकेशन कमीशन काफ़ी मुतहर्रिक है, लेकिन फिर भी जो इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और जिसमें हम लेटर ऑन सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आपके तहकीकी जो है जर्नल्स के हवाले से, जरीदों के हवाले से, फिर स्टूडेंट्स जो हैं उनमें बहुत इस वक्त बेचैनी है। कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं HEC की कि जिसमें इबहाम है, जिसमें चीज़ें क्लियर नहीं हैं। अब से कुछ दिन पहले थोड़ा सा हमारा इंटरेक्शन रहा था चेयरमैन HEC से, हायर एजुकेशन कमीशन से, और आज हमने उनको ज़हमत दी है कि ज़रा हम डिटेल में आके इन चीज़ों को डिस्कस करें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुख्तार अहमद, चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का। और उनके साथ प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अब्दुल अजीज़ साहब, माहिर तालीम, इस वक्त अमेरिका से हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मुख्तार, आपकी तरफ आता हूँ। सर, आप मुख्तलिफ अदवार में हायर एजुकेशन कमीशन से मुंसलिक रहे, मुख्तलिफ ओहदों पर आपने काम किया और जिसमें हाईएस्ट पोस्ट आपकी जो है वो चेयरमैन HEC की है। इससे पहले आप 2014 से 2018 तक चेयरमैन रहे, फिर इसके बाद एक 4 साल का गैप आया और अगेन अगस्त 2022 में आपने दोबारा कंटिन्यू किया, दोबारा आपने चेयरमैनशिप ज्वाइन की। नाउ मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो बीच में गैप आया था, इस बीच में वो ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ थी आपकी कि जिनका बाद में आपने देखा कि तसलसल नहीं रहा और कितनी मुश्किल हुई उन पॉलिसीज़ को कंटिन्यू करना? ज़रा थोड़ा उन पॉलिसीज़ के हवाले से बता दीजिएगा सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। एक तो माजरत, आजकल इस्लामाबाद में वो बाहर का मौसम शुरू हुआ है तो बहुत ज़्यादा पोलन एलर्जी है और मुझसे थोड़ा सा सांस लेना भी डिफ़िकल्ट है, लेकिन आपसे कमिटमेंट थी, मैं कोशिश बहुत शुक्रिया सर आपकी कमिटमेंट का और उसको ऑनर करने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ दे दें इंशाल्लाह। देखें, पॉलिसीज़ के तसलसल रहता है और रहना भी चाहिए, दरमियान में अप्स एंड डाउन थोड़े बहुत आते हैं, लेकिन जो आपने इनिशियल स्टेटमेंट दी कि बहुत सारी कन्फ्यूजन है नहीं, कन्फ्यूजन क्रिएट की जाती है बेसिकली हमारे यहाँ सिस्टम में। मैंने जिस तरह उस दिन आपसे बताया था, जो अभी आपका पहले तो मैं इस सवाल का जवाब दे दूँगा, जो 4 साल दरमियान में 2018 के बाद आज जो 2023 में मैं दोबारा 22 के में मुझे दोबारा चांस मिला, इसके दौरान क्या मसाइल आए। मसाइल कोई इतने ज़्यादा इस पॉलिसी लेवल पे नहीं आए, चंद चीज़ें हुई जिससे थोड़ा सा डेफिनेटली कोई इश्यूज़ आए। हाँ। एक तो नई अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराएगी, बेसिकली नई तो नहीं थी, वही पॉलिसी थी, उसको बेहतर करके देने की कोशिश की गई, जिसमें कोई थोड़ा सा जो स्टेक होल्डर से उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग वाल नहीं हुई, पार्टिसिपेशन उतनी नहीं थी, उसकी ओनरशिप नहीं हुई, वो उस तरह इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। जो इशू असल जो पिछले प्रोग्राम में भी आपने मेरे साथ किया था, वो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम का, और जो 2 साल अंडर ग्रेजुएट और 2 साल पुराने मास्टर थे, वो ख़त्म होने के बाद जो 4 साल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम शुरू हुआ, उसके बाद जो 2 साल एसोसिएट प्रोग्राम जो कॉलेजेस में होना था, जहाँ एफिलिएशन होती है, उसके बारे में थोड़ा सा जो डिसीजन कुछ हुए और कुछ जल्दी में जो यूनिवर्सिटियों ने अपनी जान छुड़ाने के लिए कहना चाहिए, या कॉलेजेस ने उसको सिर्फ नामनक्लेचर चेंज कर दिया, लेकिन असल जो स्पिरिट थी उस 2 साल प्रोग्राम की या 4 साल प्रोग्राम की, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, और जिसकी वजह से कुछ मसाइल आए हैं और आगे फ्यूचर के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस क्वालिटी के हो सकते हैं। तो ये इशू मैंने आपसे डिस्कस किया था उस दिन जो बात हुई थी जी। आज अगर आप डिटेल से कहेंगे तो मैं शुरू से दोबारा चीज़ एक्सप्लेन करूंगा। प्लीज हमारे नाज़रीन को जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया, मैं चाहूँगा ज़रा आप इख्तिसार के साथ बता दीजिए इस मामले को। जी डॉक्टर साहब, और आपकी इजाज़त से, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में आपसे ही फरमाया कि होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। देखें, 2002 से पहले हमारे यहाँ कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में 2 साल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होते थे, जिसको BA या BCom या BSc कहते थे। उसमें कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर 3 साल प्रोग्राम भी और 4 साल प्रोग्राम भी होते थे, जिसको BA ऑनर या BSc ऑनर्स कहते थे। और एंड देन देयर आफ्टर BA 2 साल की मास्टर होती थी, जिसको MA या MSc या MBA कहा जाता था। ये एक पुराना सिस्टम चल रहा था। जब 2002 में HEC बना और उसमें जब हाई लेवल की
उसको ऑटोनॉमी दी गई, प्लस उनके कहा गया कि अपने सिस्टम को दुनिया के साथ मिलाया जाए और इसको इस तरह बनाया जाए कि हम एट पार हों विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उसके हवाले से, और मेरा ख्याल है कि ज़्यादा यूएस बेस्ड सिस्टम को उस वक्त जो लीडरशिप आई वो यूएस बेस की ज़्यादा ट्रेन भी थी, और दुनिया में इस वक्त हायर एजुकेशन में नेचुरली दे आर लीडर एट द मोमेंट, और काफ़ी अरसे से वो लीडर हैं। तो हमारे सिस्टम में भी वो इस सिस्टम अवाल किया गया जिसको 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम क्रॉस द बोर्ड सारी यूनिवर्सिटियों में इम्प्लीमेंट किया गया कि हम दुनिया की 16 ईयर एजुकेशन के बराबर अपनी अंडर ग्रेजुएट को लेके आते हैं, और 4 साल प्रोग्राम बनाए गए और सेमेस्टर सिस्टम के तहत उसको इम्प्लीमेंट किया गया, जो काफ़ी दुनिया में इस वक्त भी राइज है। हाँ, बोलोनिया पैक्ट के तहत यूके और यूरोप का जो प्रोग्राम है उसमें 3 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है और 4 साल का भी होता है, लेकिन जनरली आफ्टर ए लेवल 3 ईयर का प्रोग्राम होता है। लेकिन हमारे FA FSC ए लेवल के बाद 4 साल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम दिया गया। हाँ, इसमें वो प्रोविजन ज़रूर रखी गई कि चले कोई बच्चियों, खासकर जिस तरह हमारा क्लाइमेट है, हमारा इन्वायरमेंट है बेसिकली, कि बच्चियां शायद कंटिन्यू पेरेंट्स नहीं कर सकते, शादियां करनी होती हैं और इश्यूज़ होते हैं, जॉब की ज़रूरत होती है लोगों को, तो वो 4 साल कमिटमेंट शायद शुरू में वो नहीं एक्सेप्टेबल हो रही होगी। तो उस वक्त ये किया गया कि 2 साल के बाद एग्जिट स्ट्रेटजी भी दी गई कि अगर आप 2 साल पूरे करते हैं और डिग्री लेना चाहते हैं तो यू हैव द ऑप्शन टू टेक द एसोसिएट डिग्री इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और एसोसिएट डिग्री लेके निकल जाएं, और जब दोबारा भी मुनासिब आप पढ़ना चाहें, अपनी तालीम को उसी तरह मुकम्मल करना चाहें, तो तीसरे साल में किसी स्टेज पे भी आके आप 5वें सेमेस्टर में ज्वाइन करें और 2 साल और कंप्लीट करें, और 8 सेमेस्टर के बाद आप वही BS की जो 4 साल डिग्री है, जो FA FSC के बाद 16 ईयर एजुकेशन बनती है, वो आपको मिल जाएगी। लेकिन ये सिस्टम तो यूनिवर्सिटियों में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 100% हमने इम्प्लीमेंट कर लिया, और ये एक फ़ैसला कमीशन में हुआ जिसमें सूबों की नुमाइंदगी भी होती है, उनके हायर एजुकेशन या एजुकेशन के सेक्रेटरी साहबान बैठते हैं कमीशन में। उस वक्त डेफिनेटली वही बैठते थे, तो वो एज ए मेंबर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो उसमें ये फैसला हुआ जी कि ये तो हो जाएगा, लेकिन जो बहुत सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं जहाँ 2 साल बैचलर पैरेलल चल रही है, तो इसको फेज आउट कैसे किया जाएगा, ये 2 साल मास्टर है, इसको फेज आउट कैसे किया जाए। तो उस पर डिसाइड हुआ कि उसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत होगी, वहाँ फैकल्टी को ट्रेन करना पड़ेगा सेमेस्टर सिस्टम के पढ़ाने के लिए, और अब उनकी अपग्रेडेशन करनी पड़ेगी, उनकी क्वालिफिकेशन को, वहाँ जो साइंस के सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे उनके लिए प्रॉपर लैब दी जाएंगी ताकि उनकी क्वालिटी भी एट पार विद द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो, और उसके मुताबिक वो यूनिवर्सिटियों से डिग्रियां लेंगी, और यूनिवर्सिटियों से ऑफ़र की हुई डिग्री और एफिलिएटेड कॉलेज से आलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए। उस पर कुछ 5 साल का अरसा दिया गया, फिर उस वक्त तैयारी नहीं हो सकी, फिर 3-4 और बढ़ गए, करते करते 2015-16 में उनको फाइनल कहा गया जी कि आप अपने होमवर्क करें, और उन कॉलेजेस में जिनमें कैपेसिटी है उनकी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को 4 ईयर प्रोग्राम कन्वर्ट कर दें, और फिर उसी के मुताबिक, और अगर 4 ईयर नहीं कर सकते तो आप एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम वहाँ से शुरू करें। और मकसद ये था कि वही पहला 4 साल में से 2 साल का करिकुलम है, तो 4 सेमेस्टर का प्रोग्राम है, उसी सेमेस्टर बेस पे वो प्रोग्राम वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाए और उसी पे उनको पढ़ाया जाए, ताकि अगर वो चाहें बच्चियाँ किसी स्टेज पे यूनिवर्सिटी लेवल पे आके अपनी 16 ईयर एजुकेशन मुकम्मल करने के लिए वो 5वें सेमेस्टर में ज्वाइन करके वो कंप्लीट कर सकें। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने तो बड़ा मॉडल था जिसमें बहुत इख्तिसार के साथ आपने जो इसको एक्सप्लेन किया। डॉक्टर अजीज़, आप ज़ाहिर है कि ये HEC की तरफ से चीज़ें जो है वो बताई जा रही हैं पॉलिसी साइड पे भी उस पर, लेकिन क्या वजह है, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है कि क्यों इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती? कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से फिर हमारी जो एफिलिएटेड इदारे हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो किस तरह से देखते हैं इन सारी चीज़ों को? क्योंकि बच्चा बड़ा परेशान है इस वक्त, कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स को। आपका बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का, और आप मेरे ख्याल में डॉक्टर मुख्तार साहब इतने अरसे से HEC में हैं कि जितना मैं जानता हूं पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम को, वो उससे कहीं बेहतर जानते हैं। और असल में जो बात थी कि पॉलिसी की प्रॉब्लम्स कम है, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा है। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम के लिए जो हमारा स्टाफ है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, जब हम फेडरल से प्रोविंशियल लेवल पे आते हैं, वहाँ पे जब यूनिवर्सिटी और कॉलेज साइट्स पे जाते हैं, तो हमें वो कम जो हमारा स्टाफ है, वो शायद उसकी कैपेबिलिटी थोड़ी सी हमको एनहांस करना पड़ेगी।
जब तक कि हमारा वो कॉलेज का स्टाफ इस काम के लिए तैयार नहीं हो जाता कि उस करिकुलम को जो बीएस के हवाले से एसोसिएट डिग्री का प्रोग्राम है किस तरीके से उसको कॉलेज के करिकुलम के अंदर उसको ट्रांसफर किया जाए या उसको मॉडिफाई किया जाए, तो ये स्टेज जो है ये बड़ा सेंसिटिव स्टेज है। इस सिलसिले में जो कॉलेजेस हैं वहाँ के असातिज़ा की थोड़ी हमें इनपुट चाहिए होगी और एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट चाहिए होगी। तो जब तक प्रोविंशियल सपोर्ट ना मिले और जब तक कॉलेज के असातिज़ा की सपोर्ट ना मिले, इसको एसोसिएट डिग्री के प्रोग्राम कॉलेज लेवल पे लाना मुश्किल होगा। और जब तक कॉलेज लेवल पर नहीं आ गया तो अकेली यूनिवर्सिटी ये सारा काम नहीं कर सकती। ठीक। डॉक्टर मुख्तार, अब जो मैं जो समझ पाया हूँ, ज़ाहिर है कि ये ट्रांजिशन फेज़ है, लेकिन ये ट्रांजिशन जो है ये स्मूथ ट्रांजिशन नहीं हो पा रही और इसी वजह से सारे ये मसाइल हैं। सर, व्हाट अबाउट मास्टर्स प्रोग्राम? मास्टर्स भी आपने ख़त्म करके बीएस कर दिया, ये इसमें क्या फ़िलॉसफी है, क्या वजह है इसकी? फिर मैं दोबारा आपका उस तरफ लेके चलूँगा। जो डॉक्टर साहब ने फरमाया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इशू ये है कि इन 15 सालों में भी कैपेसिटी बिल नहीं हो सकी प्रोविंशियल लेवल पे। उसमें मैं खाली प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ही कसूरवार नहीं समझूंगा या कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को ही नहीं समझूंगा। मैं उन यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी भी समझता हूँ कि जिन्होंने उनको एफिलिएशन दी हुई है। डिग्री तो उन यूनिवर्सिटियों ने देनी है। लेट्स सी, बहुत से कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, बहुत से कॉलेज सरगोदा यूनिवर्सिटी से हैं, बहुत से कॉलेज कराची यूनिवर्सिटी से हैं, पेशावर यूनिवर्सिटी से हैं, यूनिवर्सिटी सिंध से हैं, आपके बलूचिस्तान से हैं। अब उन यूनिवर्सिटियों की भी जिम्मेदारी थी कि जिन्होंने अपनी डिग्री कमिट करनी है तो उनको वही करिकुलम वहाँ भी देना चाहिए और उनको इंश्योर करना चाहिए कि वही करिकुलम वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है जिसके बेस पे वो यूनिवर्सिटी लेवल पे एसोसिएट डिग्री या 4 साल डिग्री देते हैं। तो ये तो वेरी लेट्स एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें हम सारे रिस्पॉन्सिबल हैं। मिल के इनको एड्रेस करना चाहिए, कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए। पहले सिर्फ इस चक्कर में नहीं रहना चाहिए कि हमें एडमिशन फ़ीस मिल जाएगी, एग्जामिनेशन फ़ीस मिल गई, इनकम होगी, लेकिन तो काम तो एजुकेशन की क्वालिटी तो आपने कंप्रोमाइज़ कर ली। जहाँ तक आपका सवाल है कि मास्टर डिग्री ख़त्म हुई, मास्टर डिग्री ख़त्म नहीं हुई। फिर मैं कहूँगा कि जिस तरह एफए के बाद 2 साल का बैचलर होता था, बीए होता था और 2 साल का मास्टर होता था, जब ये 4 साल प्रोग्राम किया गया तो 4 साल इक्वल इज़ मास्टर डिग्री, उस इक्वल मास्टर डिग्री के बराबर हो गया ये ऑलरेडी। उसके बाद एमएस प्रोग्राम शुरू हुए और जो एमफिल या जो उस वक़्त की डिग्री जो इंटरनेशनल लेवल पे मास्टर डिग्री होती है आफ्टर 16 एजुकेशन, उसके लिए एमएस या एमफिल डिग्रीज़ के नॉमेनक्लेचर से डिग्रियां फिर शुरू हुई, जो पहले भी होती थी एमफिल के नाम से, लेकिन अब उसको एमएस के नाम पे किया गया। जहाँ तक फिर मैं एक दफ़ा बताना चाहता हूँ फॉर द क्लैरिटी कि 2 साल बीए और 2 साल मास्टर को मर्ज करके 4 साल प्रोग्राम बनाया गया और सेमेस्टर बेस बनाया गया ताकि उसकी एक जो उस सब्जेक्ट की डेप्थ और ब्रेथ है और प्लस उसके साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट होते हैं इस लेवल पे लाए जाएं कि उसकी जो पढ़ने वाले हैं जब वो पढ़ के निकलें तो उसका जो लर्निंग आउटकम बेस होता है उसके मुताबिक आएँ। तो ये मॉडल डिफरेंट था और इसको अडॉप्ट करना चाहिए। यूनिवर्सिटियों ने तो कर लिया, लेकिन यूनिवर्सिटियों ने जहाँ आगे एफिलिएशन दी वहाँ इम्प्लीमेंट वो नहीं कराया, जिसमें यूनिवर्सिटियाँ भी जिम्मेदार हैं और उसमें एचईसी भी डेफिनेटली, मैं अपने आप को नहीं एक्सेप्शन दूंगा क्योंकि हम क्वालिटी एश्योरेंस के लिए हमारी जिम्मेदारी है। तो वी शुड हैव इंश्योर्ड कि आपने ये प्रोग्राम जो दे रहे हैं यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को उसमें वही कैपेसिटी, वो क्वालिटी है, वही करिकुलम है, उसी लेवल के टीचर ट्रेन है, उसी लेवल की इक्विपमेंट अवेलेबल है और अल्टीमेटली जो 4 साल डिग्री है वो पुराने मास्टर के बराबर होती है और पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी इसी तरह रिकगनाइज किया गया। ठीक है डॉक्टर अजीज़, जो असल चीज़ इस वक्त सामने आ रही है वो जहाँ तक इसके अगर इन डेप्थ जाके देखें कि आफ्टर 18th अमेंडमेंट ये जो डेवल्यूशन ऑफ पावर हुआ और इसमें हम देख रहे हैं कि जनाब हेल्थ और एजुकेशन जो है वो प्रोविंशियल डोमेन में चले गए, तो ये उस लेटर एंड स्पिरिट के साथ चीज़ें नहीं हुई। अगर ये हुई होती तो फिर ये तमाम चीज़ें इसमें स्पेशली एजुकेशन के हवाले से ये हिचेस नहीं आते। बात यह है ना कि पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम यह है, पाकिस्तान में एकदम ऊपर से एक हुक्म आता है और नीचे वाले उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ये जो ट्रांजिशन की बात है डॉक्टर मुख्तार साहब से कौन ज़्यादा अच्छा जानता है भाई। हम लोग जो एजुकेशन के हैं बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि ये खाली बोलने से सारे काम नहीं हो जाते हैं।
कि डेवोल्यूशन हो गया, 18 अमेंडमेंट हो गई। अरबी 18 अमेंडमेंट के बाद जो प्रोविंसेस को जो जो जिम्मेदारियां थी, उसकी जिम्मेदारियां पूरे करने के लिए वो लवाजमात मुहैया नहीं किए गए कि वो पूरे करते। नंबर एक, या तो ये खराबी है, या सूबों ने नहीं चाहा कि हम उसको इम्प्लीमेंट करें। तो जब तक 18 को स्पिरिट के अंदर जो है सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, और वो आज तक मेरे ख्याल में एजुकेशन सेक्टर को हम लाख बोले बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है, बड़ा बजट दिया जाता है, क्या कुछ किया जाता है, लेकिन दर हकीकत एजुकेशन को इंपॉर्टेंस नहीं मिली है। और मेरा ये जाती ख्याल है, मैं हो सकता गलत हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि फेडरल से इनको कनेक्टिविटी रखना चाहिए थी। फेडरल को अपने प्रोविंस से अपने आप को आइसोलेट नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं हायर लेवल पे तो हमें एचएससी के बगैर हम लोग नहीं चल सकते, हमें एचएससी से कनेक्टिविटी रखना है। तो अभी ये हो सकता है भाई कि मैं जाती सब समझता हूं कि डॉक्टर मुख्तार मेरे ख्याल शायद समझने में मेरी मदद करें कि एचएससी अपने आप को कम से कम यूनिवर्सिटीज की हद तक तो बिल्कुल 18 अमेंडमेंट अपनी जगह पे रहे, वो लोअर लेवल पे लेके जाएं, स्कूल लेवल पे लेके जाएं, लेकिन कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर हमें कहीं ना कहीं अपना राब्ता एचएससी के साथ, फेडरल के साथ मजबूत करना पड़ेगा। ठीक है, इस सिलसिले को, गुफ्तगी के सिलसिले को हम आगे जारी रखेंगे। छोटी सी ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। डॉक्टर मुख्तार, चेयरमैन एचईसी, और डॉक्टर अब्दुल अजीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मुख्तार, आपकी तरफ आता हूं। इस वक्त यकीनी तौर से पाकिस्तान में आला तालीम के हवाले से एचईसी जो है वो सबसे बड़ा इदारा है, और इसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों अपना हिस्सा डाल रहे हैं, लेकिन चंद लोगों का ख्याल है कि आपकी जानिब से प्राइवेट सेक्टर को डेवलपमेंट की मद में पब्लिक सेक्टर के मुकाबले कम शेयर दिया जाता है। क्या कहेंगे सर आप? जी, बेसिकली पहले मैं इस पे कमेंट करने से पहले अब्दुल अजीज़ साहब की बात को सेकंड करूंगा कि हम बिल्कुल बड़े शुरू से प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ, और बाद में जब सिंध में और पंजाब में एचईसी बन गई, उनको बड़ी दफ़ा ऑफ़र भी, अब तो खैर कोऑर्डिनेशन हमारी बढ़ गई है, चीज़ें बेहतर हो गई हैं, तो हम ऑफ़र कर रहे हैं कि हमें ठीक है 18 अमेंडमेंट के बाद कॉलेजेस जो हैं वो डायरेक्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर हैं, और यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन भी डेफिनेटली पहले भी और 18 अमेंडमेंट के बाद भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर होती है। हमने सिर्फ करिकुलम, स्टैंडर्ड, क्वालिटी और पॉलिसीज़ पे उनको फैसिलिटेट करना होता है और नेशनल लेवल पे बनाते हैं। और हम उन एफिलिएटेड कॉलेजेस को, ये एफिलिएटेड कॉलेज 1, 2 या 100 या 200 नहीं है, तकरीबन 5000 के करीब है या उससे ज़्यादा होंगे, जहाँ पे ये इस लेवल की एजुकेशन हो रही है, डिग्री लेवल की। और बड़ी दफ़ा हम रिक्वेस्ट भी कर चुके हैं, और अभी आपकी तवज्जो से इससे भी कह रहे हैं कि उसकी मॉनिटरिंग, उसकी क्वालिटी इंश्योरेंस ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से क्वालिटी के जो इश्यूज नज़र आ रहे हैं वो वहाँ से आ रहे हैं कि वहाँ पे वो चेक एंड बैलेंस नहीं है। यूनिवर्सिटियों को भी पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उन्होंने सैकड़ों की तादाद में जो एफिलिएशन दे दी हुई है और उसको कैसे वो मॉनिटर कर सकें, उसकी क्वालिटी इन्हांस कर सकें। लेकिन इसके लिए हम कोई टेक्नोलॉजी बेस्ड कुछ सोल्यूशन बना भी रहे हैं, दे भी रहे हैं यूनिवर्सिटियों को कि आपके ज़रिए, उन यूनिवर्सिटियों के ज़रिए कि आप एफिलिएटेड कॉलेज में सिस्टम लगाएं ताकि उनकी क्वालिटी बढ़े। हम उनकी ट्रेनिंग भी करवाते रहते हैं, और अभी भी कराने को तैयार हैं कि हम उनकी जो सिटिंग कॉलेज लेवल के टीचर हैं उनकी फैसिलिटेशन करते हैं, उनको कैपेसिटी बढ़ाते हैं, उनके करिकुलम पे ट्रेनिंग देते हैं, उनको सेमेस्टर सिस्टम पे ट्रेनिंग देने को तैयार हैं, अगर हमसे कोऑर्डिनेशन के साथ वो करना चाहेंगे, क्योंकि डायरेक्ट हम असेस नहीं कर सकते, बिकॉज अगेन दिस इज़ ए प्रोविंशियल सब्जेक्ट। अब आते हैं आपका सवाल जो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटियों के बारे में आपने कहा कि शिकायत है कि एचईसी उनको डेवलपमेंट में उतना हेल्प नहीं करती। देखें, कानूनी तौर पे जो पब्लिक मनी है वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर में ही इन्वेस्ट हो सकती है। तो डायरेक्ट जो डेवलपमेंट में या ऑपरेशन एक्सपेंसेस का होता है वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटियों को हम दे सकते हैं, प्राइवेट को नहीं दे सकते। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम प्राइवेट सेक्टर को हेल्प नहीं करते। हम जो इनडायरेक्टली सपोर्ट होती है वो इक्वल पब्लिक और प्राइवेट दोनों यूनिवर्सिटियों को करते हैं, भले वो डिजिटल लाइब्रेरी हो, बड़े पर्पन कनेक्टिविटी हो, रिसर्च ग्रांट्स हो, सेमिनार वर्कशॉप हो, ट्रैवल ग्रांट्स हो, स्कॉलरशिप हो, उसके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है कि प्राइवेट सेक्टर को भी आना चाहिए और बिल्कुल उनको हेल्प भी करनी चाहिए, क्योंकि वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसमें अपना शेयर प्ले कर रहे हैं। लेकिन सेम टाइम हायर एजुकेशन में अच्छा रिटर्न है, और मैं कहना दुनिया में इसको मान लेना चाहिए कि एजुकेशन एक इंडस्ट्री बन चुकी है, और इंडस्ट्री की वजह से मेरा ख्याल जितना रिटर्न एजुकेशन में है इस वक्त कोई भी बिजनेस पाकिस्तान में कम से कम इतना अच्छा रिटर्न नहीं होगा। लेकिन पॉइंट दिस
कि है कि जी आपको क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और इस वक्त हायर एजुकेशन का प्राइवेट सेक्टर इदारों के साथ भी बहुत अच्छे हमारे रिलेशनशिप हैं, वर्किंग रिलेशनशिप है। हम जब भी कोई कंसल्टेशन करते हैं पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटी दोनों को मिला के उनसे मिल के उनको जो है वो फैसिलिटेट भी करते हैं, गाइडलाइन भी देते हैं, उनसे कंसेंसस डेवलप भी करते हैं, कोई भी पॉलिसी लाते हैं, बैठ के मिल के पॉलिसी लाई जाती है। इसी वजह से एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ चीज़ें इंप्रूव भी हो रही हैं और आगे चल रही हैं। मसला प्राइवेट सेक्टर का सच नहीं है या पब्लिक सेक्टर, क्वालिटी के इशू नेचुरली दोनों यूनिवर्सिटियों में, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटियाँ भी हमारी पब्लिक सेक्टर में है, प्राइवेट में है, कोई दरमियाना लेवल की भी दोनों सेक्टर में है, और कुछ अच्छी यूनिवर्सिटियाँ नहीं हैं प्राइवेट सेक्टर में भी और पब्लिक में भी। लेकिन कुछ ऐसी यूनिवर्सिटियाँ भी हैं जी। मैं जरा डॉक्टर अजीज आपकी तरफ आऊँगा, थोड़ा सा वक्त भी कम है तो मैं इसके ऊपर टाइम को इक्वली डिवाइड करना चाह रहा था। डॉक्टर अजीज, ये किसी भी मुल्क में आला तालीम की अहमियत और उसका मुकाम उसकी यूनिवर्सिटियों में वहाँ पर जो शाया होने वाले रिसर्च जर्नल्स की अहमियत, उनकी इफादियत, उनकी क्वालिटी, उनकी तादाद के ऊपर होता है। आपकी जनरल क्या ऑब्जर्वेशन है? एंड आई नो कि हम ब्रेक में बात कर रहे थे, आपने कहा कि डॉक्टर साहब की उससे फ़ायदा उठाते हुए कुछ आप भी उनसे बात करना चाहेंगे। जी डॉक्टर अजीज। बिल्कुल बिल्कुल, असल में मुझे ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि डॉक्टर साहब की मौजूदगी में मैं समझता हूँ कि हमारी बात डॉक्टर साहब से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं समझ सकता और डॉक्टर साहब से ज़्यादा बेहतर कोई इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। तो ये डिपेंड करता है कि उनकी क्या लिमिटेशन है या नहीं है। तो मेरी जो ऑब्जर्वेशन रही है डॉक्टर साहब, वो आपको भी इल्म होगा कि हमारे रिसर्च जर्नल यूनिवर्सिटियों को आप ग्रांट देते हैं, यूनिवर्सिटी को मोटिवेट करते हैं और यूनिवर्सिटियाँ अपने लेवल पर कोशिश करती हैं कि रिसर्च करें। तो अव्वल तो हर यूनिवर्सिटी का कंट्रीब्यूशन मुख्तलिफ है, वो इतना फुल फ्लेज जो है सपोर्ट रिसर्च को नहीं कर रहे हैं। कुछ यूनिवर्सिटियाँ जहाँ पे कर रही हैं वहाँ पे एक और प्रॉब्लम सामने आई कि जो यूनिवर्सिटी के हमारे जो फैकल्टी है, जो स्टूडेंट्स है, जब रिसर्च करते हैं, रिसर्च के नतीजे में जो रिसर्च पब्लिकेशन उनकी बन के निकलती हैं, डॉक्टर साहब हमारे मुल्क में रिसर्च जर्नल की तादाद बहुत कम है। आजकल अल्लाह का शुक्र है कि रिसर्चर हमारे ज़्यादा हो गए, जर्नल्स कम है। उसकी वजह से मैंने देखा है, ये मेरे पास जो तजुर्बे में है, कि 3-3, 4-4, 6-6 महीने तक वो रिसर्च आर्टिकल लेके घूमते रहते हैं और किसी अच्छे जर्नल में उनकी गुंजाइश नहीं निकलती। तो ये जो प्रॉब्लम है रिसर्च जर्नल वाली प्रॉब्लम, तो जहां आपने यूनिवर्सिटी के को ये बाउंड किया है कि वो QEC सेल बनाए क्वालिटी के लिए या ऑडिट बनाए, तो क्या इस तरीका के मुमकिन है कि हर यूनिवर्सिटी को बाउंड किया जाए कि वो अपना एक रिसर्च जर्नल, जितनी फैकल्टीज हों, बायोलॉजिकल साइंसेज की हो, फिजिकल साइंसेज की हो, ह्यूमैनिटीज की हो, सोशल साइंसेज की हो, हर फैकल्टी का एक जर्नल जरूर निकाले। जी डॉक्टर मुख्तार अहमद प्लीज। बिल्कुल अच्छी सजेशन दी है और इस पे हम काम भी कर रहे हैं। सर आपके लिए यह है कि HEC ना सिर्फ ये है कि इसको आपको इनकरेज करता है यूनिवर्सिटियों को और रिसर्चर को कि आप अपने अच्छे जर्नल बनाएं, उनकी कैपेसिटी उस लेवल पे ले आएँ जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ जो जहाँ पे उनकी नज़र आती है रैंकिंग, वहाँ पे उसकी बेहतरीन एक्सेप्टेंस भी हो और दुनिया में बेहतरीन माने भी जाए। और ना सिर्फ ज़बानी तौर पे नहीं, हम उसके लिए फाइनेंशियल सोर्सेज भी देते हैं, उनकी ट्रेनिंग भी करवाते हैं, उनको ग्रांट्स भी देते हैं कि आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं और ताकि एक अच्छे जर्नल्स को पब्लिश करें। हमारे यहाँ डॉक्टर साहब मेरा ख्याल है कुछ ग्राउंड रियलिटी में आपको बताऊं, हमारे यहाँ एक और मसला इस वक्त हो गया, हमारे यहाँ भेड़ चाल बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि मुझे आई एम हैप्पी दैट प्राइवेट सेक्टर इज़ कमिंग फॉरवर्ड टू हेल्प गवर्नमेंट पाकिस्तान के, वो हमारे लिए एक टर्शियरी एजुकेशन में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। मुझे बिजनेसमैन से मसला नहीं है, मुझे प्राइवेट सेक्टर से मसला नहीं है, मुझे आड़तियों से मसला है जो तालीम के अंदर घुसाते हैं और रातों रात वो पैसा रोकड़ा मिलाने के चक्कर में होते हैं। इसी तरह जर्नल के लिए आपको जान के परेशानी भी होगी, हैरत भी होगी कि इस वक्त सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में जर्नल्स की भरमार हो गई है। और पिछले अभी हमने रिव्यू कराया है, कुछ ऐसे भी जर्नल, ऐसे भी लोग मिले हैं कि दो लोगों ने डॉक्टर साहब मुझे एक ब्रेक की कॉल दी जा रही है। ब्रेक के बाद मैं चाहूंगा कंटिन्यू करेंगे हम, ये तमाम इश्यूज और दीगर इश्यूज भी हम डिस्कस करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। डॉक्टर अजीज, प्रोग्राम से पहले जब हम ये प्रिपरेशन कर रहे थे तो उस वक्त एक पॉइंट ये भी हमारे डिस्कशन में आया था कि
एमफिल और पीएचडी के तुलबा का रजिस्ट्रेशन का पीरियड जो कि 5 और 7 साल का होता था, गालिबन शायद उसको ख़त्म कर दिया गया। और ऐसे में जो लोग जिनका थीसिस नहीं हो सका, कोर्स वर्क जिनका कंप्लीट है, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स है। तो आई वुड लाइक कि डॉक्टर साहब भी यहाँ पे मौजूद है, ज़रा आप इसके ऊपर भी हम बात करें। नहीं, इसको थोड़ा सा मैं इसको तस्हीह करूं कि जो भी रजिस्ट्रेशन का पीरियड है यूनिवर्सिटी की तरफ से एमफिल और पीएचडी की तलबा के लिए ख़ास तौर पर, उसकी जो भी मुद्दत है, ज़्यादातर लड़के यानी कि मैं समझता हूँ 97-98% लड़के जो है वो अपने काम को कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन जिस वक्त जो अगर हमारे मुल्क की इकोनॉमी की हालत जो लोगों को पता है और जो दूसरी मसाइल है हमारे यहाँ, तो अक्सर हमारा जो तबका जो जॉब के अंदर होते हुए अपनी एमफिल और पीएचडी करना चाहता है, तालीम को बढ़ाना चाहता है, उसके लिए मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर वो कभी कभी अपना काम पूरा नहीं कर सकते। ज़्यादातर मैंने ये देखा कि जो अपने कोर्स वर्क है तो वो कोर्स वर्क तो पूरा कर लेते हैं, लेकिन रिसर्च के दौरान उनके जो टाइम है वो एक्सपायर हो जाता है। तो एक एक्सपायर करता है, उनको थोड़ी एक्शन मिलती है, लेकिन उसके बावजूद करने नहीं पाते। और कुछ लड़के तो ऐसे मुझे मिले। और उसके बाद मैं डॉक्टर साहब के हवाले से जिक्र करूं कि एक दफ़ा फिर मैंने अपने उन स्टूडेंट्स के हवाले से मैंने एक दफ़ा जो रीजनल ऑफिस में, कराची रीजनल ऑफिस में रीजनल उनसे मुलाकात की, रीजनल डायरेक्टर से, तो वो उन्होंने कहा कि मैं मजबूर हूँ कि एचएससी की लिमिटेशंस है। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने कोर्स वर्क कर लिया है, जिनका रिसर्च आखिरी लम्हों में है, तो क्या उनके लिए कोई गुंजाइश हो सकती है? डॉक्टर मुख्तार जी, मैं जवाब देता हूँ जी। अब मेरा ख्याल है मुझे थोड़ा सा सुनने में मसला भी आ रहा था कि आप बात कर रहे हैं कि पीएचडी के लिए टाइम लिमिट कितना होता है और कोर्स वर्क के बाद रिसर्च में टाइम जो लगता है। हाँ। देखें, डॉक्टर साहब को ही पता है और अमेरिका में भी है कि अगर आप रेगुलर पीएचडी करें तो 3 to 5 ईयर लगते हैं, और अगर आप गैप करके या रेगुलर नहीं करते और पार्ट में करते हैं तो उसमें उसकी भी लिमिट 5 से 7 साल 8 साल होती है। पाकिस्तान में भी हमारे पास केसेस आते थे कि बंदे ने किसी ने रजिस्टर कराया और 15 साल के बाद 20 साल के बाद उसकी पीएचडी की डिग्री, जिसकी कोई लॉजिक नहीं समझ आती, कोई मंतक समझ नहीं आती कि देखें पीएचडी इज़ ए फुल टाइम जॉब, ये तो चलते फिरते नहीं हो सकती ना जी, और जो होगी चलते फिरते तो वो चलती फिरती पीएचडी होगी। उसके लिए सबसे मिलके एक पॉलिसी बनाई गई कि जो स्टैंडर्ड जो मिनिमम टाइम पीरियड होता है पीएचडी का, तो 3 ईयर, और जो साइंस में या एग्रीकल्चर साइंस में या जिसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देता है, मैक्सिमम 5 साल के अंदर आराम से पीएचडी हो जाती है अगर आप फुल टाइम करते हैं, इंक्लूडिंग द कोर्स वर्क। लेकिन एचईसी ने सबसे मिल के एक पॉलिसी दी कि आप मैक्सिमम टाइम रखें 8 साल का, और 8 साल के पीएचडी को भी जो है वो हम 8 साल के अंदर अंदर उसकी पीएचडी ख़त्म होनी चाहिए, ताकि जिसने पीएचडी शुरू की है वो भी कुछ चीज़ लेके जाए। वरना तो बाहर अमेरिका में पता है डॉक्टर साहब को कि आपके दरमियान में वो कहते हैं कि नहीं आप इस काबिल नहीं है, ये 2 साल की अपनी मास्टर डिग्री ले और एग्जिट कर जाएँ, दे डिसकंटिन्यू द पीएचडीज़। हाँ, लेकिन इसमें एक्सेप्शन भी है डॉक्टर साहब। हम ये कहते हैं कि फॉर एक्सेप्शनल केसेस एंड दे शुड, क्योंकि इसकी जो एकेडमिक हाईएस्ट बॉडी होती है यूनिवर्सिटी में, उनकी एकेडमिक काउंसिल्स होती हैं, कि अगर किसी का चले 8 साल का मतलब 8 साल एग्जैक्टली नहीं है, किसी का 6 महीने और लगने हैं, किसी की बाहर रिव्यू के लिए गया हुआ है, उसमें थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है, पिछले दिनों जिस तरह 3 साल कोविड रहा है, तो आप उसका रिकॉर्ड करें, अपने एकेडमिक काउंसिल से अप्रूव करें और एचईसी को उसका रजिस्टर करा दें, तो एचईसी विल अलाउ देम। एचईसी ऐसा नहीं है कि एचईसी ने कह दिया बस ये इधर ख़त्म है, बस इट शुड मेक सेंस ना जी, कि सिर्फ ये कह देना जी कि वो बीमार हो गया था, वो जॉब के मसले थे, उसके कुछ मसाइल थे, रिसर्च फेल हो गई थी। रिसर्च एक दफ़ा फेल होती है, दूसरे साल में कर लें, दूसरे साल फेल होगी, तीसरे साल में कर लें। 8 साल बहुत टाइम होता है, लेकिन फिर भी अगर एक्सेप्शन केसेस में, and if the university feel that is a genuine case, and if the academic council feel to justify it and get it on record, और एचईसी को ले आए तो एचईसी कभी भी ज्यादती नहीं करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर, जी डॉक्टर अजीज़, अब हम देखते हैं, आप कराची में यहाँ पे रहे और लाहौर में भी आपने देखा कि जो बड़े शहर हैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए, वहाँ बड़े मसाइल होते हैं। आपकी जनरल ऑब्जर्वेशन इस हवाले से क्या है? और दूसरा ये कि अगर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने कैंपस वहाँ पे कर दें, स्पेशली जो ख़वातीन हैं, जो तालबात हैं, उनके लिए बहुत जो वहाँ पहुँचने के मसाइल हैं, ट्रांसपोर्टेशन के मसले, ये चीज़ें हल हो सकती हैं।
इसमें दोनों पहलू हैं, मंफी पहलू भी है और मस्बत पहलू भी है। मंफी पहलू तो ये है कि बीच में एक ऐसा मौका आया था कि यूनिवर्सिटी ने इतने ज़्यादा कैंपस खोल दिए थे कि कमर्शलाइजेशन हो गई थी, जैसा डॉक्टर साहब ने वैसे भी जिक्र किया कि प्राइवेट सेक्टर जो है कभी कभी जब कॉलेज खोलने पे आता है बेतहाशा कॉलेज खुलता है, स्कूल खोलता है, बेतहाशा जर्नल निकाल देते हैं। ये जो बेतहाशा की जो गर्दान होती है ये खराबी का बायस होती है। तो वो एक ज़माना ऐसा था कि बहुत ज़्यादा कैंपस खुले थे, उसकी वजह से शायद HSC ने एक बहुत अच्छा एक्शन किया कि वो लोगों को बोला कि नहीं आप कैंपस से ज़्यादा नहीं खोल सकते। लेकिन मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि किसी इस मामले को थोड़ा सा अगर हम पोलाइटली अच्छे अंदाज में लें तो कैंपस जो है कराची और लाहौर कम से कम 2 शहरों को जिनको मैं जानता हूँ उसमें ये लड़कियों को मूव करना होता है, ट्रांसपोर्टेशन की डिफिकल्टीज होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें अगर हम उनको कैंपस जब खोलते हैं तो लड़कियों के लिए जो जॉब्स के लोग वापस आते हैं वो शाम को पढ़ना चाहते हैं उनके लिए तालीम हासिल करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो अगर कंट्रोल्ड कंडीशंस में बड़ी HSC की लिमिटेशंस के साथ अगर कुछ कैंपस खोलने की इसलिए इजाज़त दी जाए कि हमने बच्चियों के लिए और दूसरे लोगों के लिए जो दूसरे काम करते हैं उनको तालीम में सहूलत हो, तो इसमें क्या हो सकता है वो डॉक्टर साहब बताएंगे ज़्यादा। जी डॉक्टर मुख्तार, क्या कंट्रोल्ड कंडीशन में मुमकिन होगा? डॉक्टर साहब जी देख, नहीं सर, कंट्रोल कंडीशन तो पॉसिबल नहीं है पाकिस्तान में। बाय द वे जो अफिलिएशन की हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, तो मैंने अभी बड़ी मजबूरी में हमने बैन लगा दिया है कि कोई यूनिवर्सिटी कोई अफिलिएशन और नहीं दे सकती। हो ये रहा था ग्राउंड पे, जो डॉक्टर साहब अभी कुछ इंडिकेट भी कर रहे थे कि किसी एक की शिकायतें मिली, किसी यूनिवर्सिटी ने किसी को डी एफिलिएट कर दिया कि नहीं भाई आप क्वालिटी मीट नहीं करते, आप स्टैंडर्ड का ख्याल नहीं करते, हम आपकी एफिलिएशन कैंसिल कर रहे हैं। अगले दिन दूसरी यूनिवर्सिटी ने उसको लेके उसकी एफिलिएशन दे देते थे। तो मकसद वही जो बिज़नेस वाला कॉन्सेप्ट था। तो हमने पाकिस्तान में रिसेंटली बैन कर दिया कि कोई ये नई एफिलिएशन नहीं होगी और यूनिवर्सिटियाँ सबसे पहले अपना सिस्टम बनाएं कि जो जिन्होंने 400 कॉलेज एफिलिएट किए हुए हैं, जिन्होंने ऐसा भी स्टेज आई थी कि एक यूनिवर्सिटी ने 800 से ज़्यादा 850 कॉलेज एफिलिएट किए हुए थे और डॉक्टर साहब खुद टीचर हैं माशाल्लाह, बड़े सीजन प्रोफेसर हैं। तो ह्यूमनली इट वाज नॉट पॉसिबल के उसको वो मॉनिटर कर सके, उसकी क्वालिटी श्योर कर सकें। अब आते हैं कैंपस की तरफ। तो आपको जान के खुशी होगी कि पिछले जब मैं टर्म में 2014 to 18 जब रहा चेयरमैन, तो हमने एक बाकायदा प्रोजेक्ट बनाया और उसमें हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैंपसेस खोले रिमोटेस्ट एरिया में, बलूचिस्तान में, सिंध में, गिलगित बल्तिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, सदर्न पंजाब में, कश्मीर में, ताकि बच्चियों को उनके डोर स्टेप पे एजुकेशन दी जाए। लेकिन फिर उसमें हमने अंडर ग्रेजुएट लेवल तक रखा कि ताकि उनको उसमें, क्योंकि यूनिवर्सिटी या एक कैंपस खाली ब्रिक्स एंड मॉर्टर का नाम नहीं है, उसमें आपको क्वालिटी टीचर चाहिए, उसमें क्वालिटी रिसर्च एनवायरनमेंट क्लाइमेट चाहिए, जो पॉसिबल नहीं होता उन एरिया में लोगों का जाना। जहाँ तक इवनिंग क्लासेस का कंसेप्ट है वो तो कोई इशू नहीं है, बड़े शहरों में तो हो रही हैं, इवन वीकेंड क्लासेस हो रही हैं, इवनिंग क्लासेस हो रही हैं। और अब जो टेक्नोलॉजी का दौर आया है तो इसमें तो हम ऑलरेडी वी हैव अलाउड दी अवर यूनिवर्सिटीज़ के वो ब्लेंडेड सिस्टम की तरफ, हाइब्रिड सिस्टम की तरफ शिफ्ट होना शुरू कर दें। और जब उनकी अपनी कैपेसिटी 30-40% उनका जो वो पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में रेगुलर में, उस लेवल पे अगर वो ऑनलाइन अपने रिसोर्सेज इवॉल्व कर लेते हैं, प्रॉपर सिस्टम डेवलप कर लेते हैं, सो देन दे कैन गो अहेड एंड स्टार्ट ऑफरिंग द प्रोग्राम्स नॉट ओनली विद इन पाकिस्तान, इवन अब्रॉड। तो उसके लिए हम फैसिलिटेशन भी कर रहे हैं। इस वक्त स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का बेस बना रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग के जो डेटा सेंटर है वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं, ताकि और यूनिवर्सिटियों को हम ऑलरेडी 100 पाकिस्तानी पब्लिक यूनिवर्सिटियों को स्मार्ट यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर चुके हैं। उनको हर यूनिवर्सिटी के अंदर एक मॉडल स्मार्ट क्लासरूम बना दिया है जो स्टेट ऑफ द आर्ट है, कि जो चीज़ बोलेंगे वो ऑलरेडी डैशबोर्ड पे रिकॉर्ड होती जाएगी और उस तरह पूरे मतलब मल्टीपल स्टेशन पे आप अपने लेक्चर डिलीवर कर सकेंगे, ताकि वो जो लिमिटेशन है कि क्वालिफाइड फैकल्टी का हर जगह मौजूद होना, जो लिमिटेशन है कि वो रिसोर्सेज नहीं होते, उसको एड्रेस कर रहे हैं। और सर आपको जान के खुशी होगी कि जब 2002 में HEC बना तो फीमेल पॉपुलेशन हमारी यूनिवर्सिटी में 32% थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ 48% फीमेल एंड 52% मेल, ऑलमोस्ट देयर। वो जो गैप था वो श्रिंक हो गया और माशाल्लाह हमारी बच्चियां रिमोटेस्ट एरिया से भी पढ़ने के लिए आ रही हैं और गवर्नमेंट उनके लिए स्पेशल पैकेजेस दे रही है, नीड पे स्कॉलरशिप दे रही है, उनको एक्सेस पढ़ाने के लिए उनके बाकायदा जो हॉस्टल हैं उसमें उनमें फैसिलिटेशन कर रही है यूनिवर्सिटी, ताकि बच्चियों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और आके वो अपना रोल प्ले कर सके अपने पाकिस्तान की सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ठीक,
डॉक्टर मुख्तार, लास्ट में ज़रा बात करेंगे क्वालिटी एश्योरेंस के हवाले से। ये डिपार्टमेंट जो है और यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से इसका क्या तरीक़ेकार है और इसमें मज़ीद आप क्या करने जा रहे हैं क्वालिटी एश्योरेंस के हवाले से? जी, क्वालिटी इंश्योरेंस इज बेसिकली क्वालिटी इज़ ए कंटिन्यू प्रोसेस, इट इज़ ए साइक्लिक थिंग। डॉक्टर साहब को भी मालूम है कि आज जहाँ पे हम हैं कल इससे बेहतर होनी चाहिए और परसों उससे बेहतर होनी चाहिए। उसके लिए सिस्टम इवाल्व हो चुके हुए हैं, सिस्टम बने हुए हैं जो हमारे जिसे कहना चाहिए कि यह है बंद हो गया। नहीं सुन रहे अच्छा, जी। तो उस जी तो उसमें जो है वो कंटिन्यू प्रोसेस है। इसमें सेल्फ असेसमेंट मैकेनिज्म इवॉल्व हो चुके हैं जो ऑरिक्स बने हुए हैं और जो जिसमें जो हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए उसको हमने यूनिवर्सिटियों की कैपेसिटी बिल्ड की हुई है, उनकी कंटिन्यू ट्रेनिंग होती है। हमारी क्वालिटी इंश्योरेंस है, क्वालिटी इंश्योरेंस डिपार्टमेंट है, क्वालिटी इंश्योरेंस एजेंसी एक सेपरेट इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है। इसके अलावा हमने एक्रेडिटेशन बॉडी जो पहले बनी हुई है कुछ HEC ने खुद क्रिएट कर दी है ताकि मल्टी डायमेंशनल वो इंश्योर किया जाए कि जो जिस बेस पे एक अच्छी हमारी जो आगे यूथ है वो लर्निंग आउटकम बेस के ऊपर वो स्किल सेट लेके निकले जिसको मार्केट मांग रही है। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में वक्त की कमी इस वक्त आ रही है, अदरवाइज हमने बात तो करना थी एग्जामिनेशन सिस्टम के ऊपर, स्कॉलरशिप पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे और ज़रा डिटेल में बात करनी थी, हाइब्रिड सिस्टम के ऊपर बात करनी थी, लेकिन इस तवक्का के साथ कि आइंदा जब हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे तो आपकी अवेलेबिलिटी हमारे साथ मौजूद होगी, आपकी गाइडेंस हमारे साथ मौजूद होगी। डॉक्टर मुख्तार, बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर अब्दुल अजीज़ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह आपसे फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।